Assalamu alaikum and welcome to our video lectures of research methods. I'm Farhan Sarwar. कहाँ कहाँ से सर्च कर सकते हैं हम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स में डायरेक्ट सर्च भी होती है। जिस तरह ये आपके पास जर्नल ऑफ मैनेजमेंट की एग्जांपल है, तो आप अगर चाहते हैं कि मैं बेस्ट जर्नल जो है उससे स्टार्ट करूँ सर्च करना, तो आप ये जर्नल ऑफ मैनेजमेंट की वेबसाइट पे चले जाएं। अच्छा, इसकी वेबसाइट पे एक सर्च की ऑप्शन होगी, आप इस सर्च की ऑप्शन पे जाएं। यहाँ पे आप मोटिवेशन टाइप करें। ओके, obviously I know every one of you would very good in doing this searches। गूगल पे आजकल हम काफ़ी सर्च करते हैं, यूट्यूब पे हम बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। अब आप ये देखेंगे कि उससे रिलेटेड पेपर्स आना शुरू हो जाएंगे, और वो पेपर क्या रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, इंडिविजुअल मोटिवेशन क्रिएटिविटी, नो दिस इज नॉट मच रेलिवेंट टू माय टॉपिक। हाँ, ये हो सकता है कि इस पेपर में से मैं मोटिवेशन की डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करूं, अ मॉडल ऑफ प्रोएक्टिव मोटिवेशन। तो ये एक तरीका कार हो सकता है, या फिर आप कीवर्ड की सर्च कर सकते हैं, अपने रिसर्च को फिल्टर कर सकते हैं। जो हम आगे जाके ज़रा इसको और डिटेल में देखेंगे कि रिसर्च को फिल्टर कैसे किया जा सकता है, कीवर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं। तो एक तरीका जो हमारे पास ये कि हम इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स को यूज़ कर रहे हैं। सेकंड इज के जी जो स्कॉलरी सर्च इंजन, जो अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले आपके सामने गूगल स्कॉलर में सर्च की है, तो ये स्कॉलरी सर्च इंजन जो हैं ये फ्रीली एक्सेसिबल वेब इंजन होते हैं, बिल्कुल दे आर जस्ट लाइक गूगल सर्च इंजन, बट ओनली meant टू फाइंड आउट और रिटर्न रिजल्ट्स रिलेटेड टू स्कॉलरी आर्टिकल्स। ये स्कॉलरी आर्टिकल्स का जैसे गूगल स्कॉलर है द मोस्ट फेमस, ये क्या करता है कि ये जो ऑनलाइन जर्नल्स होते हैं या ऑनलाइन बुक्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस प्रोसीडिंग्स होती हैं, थीसिस होते हैं, डिसर्टेशंस होते हैं, अच्छा उसके बाद टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं, फिर इवन कोर्ट ओपिनियंस और पेटेंट्स जो है उनकी जो रिपोर्ट्स होती है, वो उनमें से आपको सर्च रिजल्ट रिटर्न करता है। तो डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि अगर आप गूगल स्कॉलर में सर्च करेंगे तो दे ऑल आर पीसेस ऑफ लिटरेचर। ऑथेंटिक नॉट ऑथेंटिक, गूगल इतना उस पर ख्याल नहीं करता कि ये ऑथेंटिक हैं या ये हाई क्वालिटी हैं या लो क्वालिटी है। गूगल आपको सिर्फ ये दिखाता है कि ये सारे लिटरेचर, ये लिटरली आर्टिकल्स। अच्छा, जब आप सर्च करेंगे, फॉर इंस्टेंस हम सिर्फ गूगल पे सर्च करें, तो पे आप सर्च करें, यहाँ पे मोटिवेशन लिख दें। अच्छा, अब यहाँ पे डिक्शनरी, जस्ट वेबसाइट्स 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 बहुत सारी, तो ये उनमें से आपको सर्च रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। ओके, वी कैन आल्सो हैव फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस जैसे साइक इन्फो है। ओके, बिफोर मूविंग टू फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस, आपको ये बताता चलूं कि जो सर्च इंजन्स हैं वो सिर्फ गूगल स्कॉलर नहीं है, गूगल बुक्स भी हैं विच इज़ पार्ट ऑफ गूगल स्कॉलर। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक भी है। रिसर्च गेट आजकल बहुत फेमस है, और रिसर्च गेट में ये है कि ऑथर्स अपने रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं अपलोड कर देते हैं। उसके बाद बेस रिसर्च इंजन है, पबमेड सेंटर। तो ये सारे रिसर्च इंजन जो हैं, सॉरी सर्च इंजन जो हैं, ये स्कॉलरली आर्टिकल्स आपको रिटर्न करते हैं। वेरी गुड सोर्स टू स्टार्ट विथ। अच्छा, उसके बाद जो फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस होते हैं, जो आर्टिकल्स के फुल टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आपके पास उसकी एक्सेस है कि नहीं। समटाइम्स आपको उसकी पेड एक्सेस लेनी पड़ती है, समटाइम्स आपकी यूनिवर्सिटीज़ के पास पेड एक्सेस होती है, तो वहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हैं। लाइब्रेरीज में पेड एक्सेस होती है, वहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद कुछ डेटाबेसेस होते हैं जो सिर्फ बिब्लियोग्राफी देते हैं, यानी कि सिर्फ उसका नेम ऑफ द ऑथर देते हैं, टाइटल होता है, पब्लिकेशन सोर्स, ईयर, वॉल्यूम, पेज नंबर, सिर्फ ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं लिखी। फुल जो है वो आर्टिकल वहाँ पे नहीं अवेलेबल होता। फिर कुछ ऐसे डेटाबेसेस होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट देते हैं, सम टाइम्स वो फुल आर्टिकल की एक्सेस भी दे देते हैं, लेकिन एक्सेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट उसमें ज़रूर होता है, आप जो सर्च करते हैं।
तो आप अगर ये विकिपीडिया पे देख, विकिपीडिया पे इस लिस्ट में आपको बहुत सारे एकेडमिक डेटाबेसेस और सर्च इंजन्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे हम जाके सर्च जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं, अपनी कीवर्ड्स टाइप करते हैं। इस तरह देखिए कि गूगल स्कॉलर पे जैसे ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है, या कीवर्ड टाइप किया तो उसने कुछ सर्च रिजल्ट्स जो हैं वो रिटर्न किए। तो गूगल स्कॉलर पे भी सर्च करने की कुछ टेक्निक्स हैं, वो भी आगे जो कीवर्ड्स की सर्च का हमारा टॉपिक आएगा तो उसमें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। अच्छा, अब वो टॉपिक है हाउ टू सर्च इफेक्टिवली। किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे आपको अभी एक फ्लो चार्ट, थोड़ी देर पहले एक फ्लो चार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि यू नीड टू आइडेंटिफाई योर सर्च वर्ड्स। ठीक है, तो वो सर्च वर्ड कहाँ से आएंगे? आपके रिसर्च टॉपिक या रिसर्च क्वेश्चन में से आएंगे, आपके आइडिया जो जेन में है उधर में से आएंगे, आपकी जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप मोटिवेटेड हैं कि मैं उसमें रिसर्च करूँ, वहाँ से आएंगे। जो थेरीज आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी वहाँ से आपके सर्च वर्ड्स आएंगे, और जो आपने अपने मेन आइडियाज़ लिखे होंगे अपने सर्च प्रीवियस लिटरेचर से, वहाँ से आपको ये सर्च वर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सर्च वर्ड है एम्प्लॉय मोटिवेशन। अच्छा, फिर आइडिया क्या है हमारा? एम्प्लॉय मोटिवेशन इज रिलेटेड टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अच्छा, ये देखें कि जब सर्च वर्ड्स की बात है तो कुछ बातें उसमें आपने ज़रूर ख्याल रखनी है मेन आइडियाज़ के हिसाब से। एक तो अगर आप सर्च कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय मोटिवेशन हमने सर्च किया, रिलेटेड उससे टॉपिक्स और एग्जिस्टिंग लिटरेचर सर्च कर रहे हैं, तो आपको साथ साथ ये भी देखना है कि आपकी मेथडोलॉजी क्या होगी। तो आप जब मेथडोलॉजी का सेक्शन पढ़ेंगे रिसर्च डिज़ाइन का पर्सपेक्टिव, कि क्वालिटेटिव रिसर्च हुई है इसके ऊपर किस तरह, क्वांटिटेटिव रिसर्च किस तरह हुई है, सर्वे बेस्ड रिसर्च इस पर किस तरह हुई है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या पॉसिबल है इस पे होना। तो ये आपके जहन में ये भी आइडियाज़ आने चाहिए। तो आप इस तरह भी एक सर्च कर सकते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन के सर्वे रिसर्च ऑन एम्प्लॉय मोटिवेशन। ठीक है, तो अब ये कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट मोटिवेशन, तो ये सर्वे रिसर्च के तौर पे हमने इसको साथ कर लिया। तो आप ये देखें कि डाटा सर्वे, ये क्वांटिटेटिव डाटा सर्वे के जरिए रिसर्च की गई। फिर मोटिवेशनल थेरीज की हमने बात की थी लास्ट टाइम की, बहुत सारी थेरीज हैं, वो भी आपकी सर्च वर्ड्स बन सकती हैं। अच्छा, उसके बाद मोटिवेशनल थेरीज हो गई, जो कॉन्सेप्ट्स और थेरीज जो हैं आपने उसके रिस्पेक्ट से पढ़े हैं वो आप अपना सर्च वर्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने बात की राइट डाउन योर मेन आइडियाज़, सिनोनिम्स यानी जो से मिलते जुलते मोटिवेशन से वर्ड हैं वो भी आपके सर्च वर्ड्स बन सकते हैं। एंड फ्रेजेस, यानी हैप्पी एम्प्लॉयज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, व्हाट इफेक्ट अदर कस्टमर, तो हैप्पीनेस को हम मोटिवेशन के साथ थोड़ा रिलेट कर दें। एंड व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च यू आर इंटरेस्टेड इन। सेकंड इज टू कनेक्ट योर सर्च वर्ड्स। तो इस तरह भी हो सकता है कि आप दो वर्ड्स को और के जरिए आपस में ज्वाइन कर दें। किस तरह? ये मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन, यानी जो भी रिजल्ट आए वो मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन, मैं इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए डाल देता हूँ कि ये दोनों जो है कंप्लीट वर्ड्स पे सर्च करें। अब जो भी स्टडीज आएंगी वो मोटिवेशन और या सेटिस्फेक्शन या दोनों जो है वो इसमें आएंगी। ओके, नेक्स्ट इज टू यूज एंड। अच्छा, एंड का मतलब ये है कि जब आप एंड यूज करते हैं तो मस्ट है कि जो भी सर्च रिजल्ट आए उसमें ये दोनों कीवर्ड्स मौजूद हों।
तो अब जो भी सर्च आएगी उसमें मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन दोनों, और उर्दू का और मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन दोनों मौजूद होंगे। जब आप और लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आइदर दिस और दिस, लेकिन जब आप एंड लगाएंगे इट मींस बोथ। अच्छा, यूज नॉट टू एक्सक्लूड वर्ड्स दैट यू वांट डोंट वांट इन योर सर्च रिजल्ट। तो इफ आई एम सेइंग लाइक नॉट पाकिस्तान, so I'm not for a while interested in research in Pakistan, तो जब इस तरीके से मैं सर्च करूंगा, इसमें मैं नॉट पाकिस्तान लिख दूं। अच्छा, ये मैंने नॉट पे सर्च किया तो पाकिस्तान आ गया। इसमें ऑपरेटर्स का डिफरेंस भी हो सकता है, सर्च इंडो सर्च। तो गूगल में अगर आपने एक्सक्लूड करना है कोई ख़ास कीवर्ड, तो फिर आप ये माइनस का साइन यूज़ करेंगे, और फिर जब ये माइनस का साइन आप इसमें देखें ये लगाया, तो ये अब कोई भी रिसर्च जो है उसके अंदर अब ये पाकिस्तान नाम, या फिर मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ यूएसए। ठीक है, अब ये सर्च जो होगी उसमें यूएस से रिलेटेड सर्च वो नहीं आएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि हम कौन सा कीवर्ड जो है उसको सर्च करने में कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। ठीक है, और ये डिफरेंट सर्च इंजन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप वो रिसर्च जो है वो उसको देख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। सर्च ट्रिक्स होते हैं डिफरेंट। अगर आप जैसे लिखेंगे टीन, उसके आगे स्टैरिक डाल देंगे तो वो टीन, टीन्स, टीनेजर्स, ठीक है, ये डिफरेंट जो उसके वेरिएशंस हैं वो उनको सर्च कर लेगा, टीनेजर एंड टीनेजर्स। फिर फ्रेज सर्च करना है, पूरा का पूरा फ्रेज। ठीक है, तो उसके लिए देखें आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, अब इंट्रिंसिक, अब ये पूरा कीवर्ड इसलिए आ रहा है कि ये सर्च में है। अब यहाँ पे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अब देखें ये इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसे नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में इस तरह लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमास में इसको हम डाल देते हैं और अब सर्च करते हैं, तो अब ये देखें इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एज अ कंप्लीट कीवर्ड आ रहा है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। ओके, फिर ये एक ऑप्शन है कि अगर ये वुमेन, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करके, क्योंकि वीमेन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकता है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क के ज़रिए कर लें। फिर प्रॉक्सिमिटी की एक ऑप्शन है। एंड कीप इन माइंड के डिफरेंट डाटा बेसिस जो हैं उनके डिफरेंट ये टर्म्स और ट्रिक्स और फिल्टर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो डाटाबेस यूज़ करते हैं या जो सर्च इंजन यूज़ करते हैं उसकी आप जो कीवर्ड्स हैं उनको सर्च कर लें पहले, जैसे गूगल के कीवर्ड्स हैं, गूगल के ऑपरेटर्स के, आप इनको यूज़ कर सकते हैं और अपनी सर्च को और ज़्यादा रिफाइंड बना सकते हैं, फोकस बना सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन है, और ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, कि आप अपनी सर्च रिजल्ट को और नैरो डाउन और रिफाइन कर सकते हैं बाय ईयर ऑफ पब्लिकेशन, बाय द डॉक्यूमेंट और सोर्स टाइप, एग्जांपल आर्टिकल्स, रिव्यूज या बुक्स। ये डिफरेंट डेटाबेसेस की ऑप्शंस होती हैं। बाय सब्जेक्ट और कीवर्ड फॉर रेलिवेंस। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ गूगल स्कॉलर में, कि जैसे मैं ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मैं कहूँ कि मुझे रिजल्ट दे सिर्फ 2000 से लेके 2000, सो 2009 के दरमियान में मुझे ये सर्च चाहिए। अब आप देखेंगे कि जो भी पेपर आएगा, या मैं इसको कहूँ कि मुझे सिर्फ आप 2000 टू 2000 की ही सर्च दो,
अब देखिए जो पेपर आएगा वो 2000 का पब्लिश हुआ पेपर आएगा, और उसमें और फर्दर जो है मैं पेटेंट्स और साइटेशंस को इंक्लूड कर दे सकता हूँ। इस रिसर्च को मैं और एडवांस्ड भी करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। वो एडवांस में ये देखें कि जी ऑथर के नाम पे पब्लिश्ड इन बिटवीन दिस टाइम विद ऑल द वर्ड, एग्जैक्ट फ्रेज ये होना चाहिए, तो मैं इस तरह इसको सर्च करूँ। कुछ दूसरे जो होंगे आपके सर्च इंजन्स, वो आपको ऑप्शन देंगे कि आप पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से भी सर्च कर लें, ठीक है। फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप फील्ड जो है वो चेंज कर लें। So when you are searching, you need to adapt to your search and keep trying. पहली सर्च पे ही नहीं कि जो जी रिजल्ट आ गया मैं एज इट उसको चलूँ, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करें। सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, सो इट्स एन आइटरेटिव प्रोसेस, हमने पहले डिस्कस किया था। कीप अ ट्रैक ऑफ योर सर्चेस, सो मेक अ फोल्डर इन योर कंप्यूटर जहाँ पे जो बहुत रेलिवेंट रिसर्च पेपर्स हैं उनको डाउनलोड करें। मेक a separate word file और any other file जिसके अंदर आप उनको लिस्ट डाउन करें, इंपॉर्टेंट पेपर्स को, उनकी रिलेटेड फाइंडिंग्स को लिस्ट डाउन करें, उनको इस तरीके से अरेंज करें कि आपको दोबारा से उनसे कंसल्ट करना पड़े तो इट्स इजी फॉर यू। जो आपके साइटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एंड नोट्स या मेंडले, उनमें भी ऑप्शंस होती हैं कि आप अपनी लाइब्रेरीज बना सकते हैं। दूसरा ये कि ट्राई टू गेट एक्सेस ऑफ द डेटाबेसेस, द मोर यू हैव एक्सेस टू द डेटाबेसेस द मोर यू द रिसर्च इज रेडीली अवेलेबल टू यू, ठीक है। एंड मैनेज योर रेफरेंसेस, जैसे मैंने आपसे बात की अभी थोड़ी देर पहले, इस पे एक सेपरेट हमारा लेक्चर होगा कि जी रेफरेंसेस हमने किस तरीके से मैनेज करनी है यूजिंग सम सॉफ्टवेयर, तो उसको आप भी अपनी सर्च के साथ ही अटैच रखें कि रेफरेंसेस जो है। कैसे पता चले कि कौन सा लिटरेचर जो है वो ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक सोर्सेज से आया है? दिस इज एक्चुअली अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन एंड अमंग द रिसर्चर्स कि हाउ कैन वी टेल कि जी कौन सा जो पेपर है दैट इज फ्रॉम गुड क्वालिटी लिटरेचर। क्योंकि ऑनलाइन में मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप एक सर्च करते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स, देयर इज लॉट ऑफ विकिपीडिया आर्टिकल्स जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और समटाइम्स ऐसे होता है कि if you make a research you can have thousands or even millions of the results। अब ये देखें सिर्फ मैंने 2000 में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के पेपर पे 2 रिजल्ट आए थे। अगर मैं इसको एनी टाइम कर दूं thousands of result for these keywords जिसके अंदर ये दोनों ये ऐसे ज्वाइंट है, अगर मैं ये इन्वर्टेड कॉमर्स भी निकाल देता हूँ इसमें से, अब सर्च करें, we see now 100 of thousands तक सर्च पहुंच गए। अच्छा, इसमें से इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक भी निकाल दे, जस्ट सर्च द कीवर्ड मोटिवेशन, ऑलमोस्ट 0.4 मिलियन, ठीक है। सो आई थिंक इट्स 4 मिलियन इन फैक्ट। सो ये जो सर्च इतनी ज्यादा आपके पास आ रही है, इसमें से क्वालिटी का कैसे पता लगा? फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस रिजल्ट, आई हैव दिस रिजल्ट, ठीक है। तो उसका तरीका होता है सबसे पहले कि आप उस जर्नल की क्वालिटी को देखें। क्या वो जर्नल जहां से वो पेपर आया है क्या वो पीयर रिव्यूड है? पीयर रिव्यूड का मतलब है कि क्या वो पब्लिकेशन से पहले एक ऐसे प्रोसेस से गुजरा है जिसमें उसी फील्ड के जो दूसरे रिनाउंड स्कॉलर्स हैं उसने उसको रिव्यू किया है और उसको एक्सेप्टेंस दी है। दूसरा, एक जर्नल का एक क्राइटेरिया होता है इज द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ दैट जर्नल। इम्पैक्ट फैक्टर का ये मतलब होता है कि उस जर्नल में जितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं वो आर्टिकल अगले सालों में साइट हुए हैं, लोगों ने उनको रेफर किया है अपनी रिसर्च में, तो जितने ज्यादा वो अगले सालों में रेफर होते हैं स्पेशली नेक्स्ट 2 इयर्स इन नेक्स्ट ईयर, तो पिछले 2 साल के आर्टिकल्स उतनी ही उस जर्नल की साइटेशंस ज्यादा हो सकती हैं। और
तीसरा ये कि देयर आर सम इंडेक्सिंग वेबसाइट्स जिनके अंदर अगर वो जर्नल इंडेक्स्ड हैं, वो जर्नल्स लिस्टेड हैं, तो फिर हम कहेंगे कि दे आर ऑथेंटिक। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इज वेब ऑफ साइंस, very famous and also recognized in Pakistan. Journals which are in Web of Science are actually recognized for PhDs and promotions in Pakistan. उसके बाद स्कूपस है, also one of the famous, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो स्कूपस को रिकग्नाइज करती हैं। थोड़ा सा ये लीनियंट है एज कम्पेयर टू वेब ऑफ साइंस, और वेब ऑफ साइंस जो है वो अपने जर्नल्स की साइटेशंस जिसे हम JCR जर्नल साइटेशन इंडेक्स कहते हैं वो भी जारी करता है, और वहाँ से पता चलता है कि ये जर्नल जो है जिसकी इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा है वो जर्नल उतना ही प्रेस्टिजियस होता जाता है। तो ये जर्नल ऑफ मैनेजमेंट जो है इसका ये 9.056 इम्पैक्ट फैक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्नल। तो अगर आपको कोई आर्टिकल मिला इस जर्नल में से, देन यू कैन कंसिडर के जी दिस पीस ऑफ लिटरेचर इज क्वाइट ऑथेंटिक। तो हमारे पास चूंकि ये काफ़ी मोटिवेशन पुराना टॉपिक है, ये काफ़ी पुरानी रिसर्च आ रही है, चलो मैं इसको 2016 तक से कर देता हूँ, स्टार फिल्टर आउट कर लेता हूँ। तो अभी देखें ये साइकनेट की ये बहुत सारी आ रही हैं रिसर्चेस। अच्छा, ये स्प्रिंगर की आ रही हैं मोटिवेशन एंड एक्शन। ओके, जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की रिसर्च आ रही है। ओके, अब ये जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की रिसर्च मैंने ओपन की, जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम फॉर दिस ओपन। ओके, अब ये जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी है, तो लेट मी फर्स्ट सर्च फॉर दिस जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके, दिस वाज माय पेपर, जस्ट लेट मी जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। Okay, now you can see this journal of applied psychology has an impact factor of 5.067। अगर आपको यहाँ से भी रिलायबल नहीं लगता तो आप बेशक थॉमसन रोटर की वेबसाइट पे या स्कूपस की वेबसाइट पे जाके इसको रीचेक कर लें कि आइदर दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, और वहाँ से जाके आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इस जर्नल का जो आर्टिकल है, ठीक है, उससे अगर मैं अपने लिटरेचर में साइट करूँ तो इट इज़ एन ऑथेंटिक पीस ऑफ लिटरेचर। हाउ टू कैलकुलेट इम्पैक्ट फैक्टर, ये इधर यहाँ पे ये बताया गया है। सो वंस यू आर डन, एंड ऑफ कोर्स ये प्रोसेस साथ साथ ही चल रहा होगा, with identifying the sources from where you have to collect the data, how to go about searching keywords को किस तरह आप सर्च कर सकते हैं, and thirdly how to recognize an authentic piece of research और high quality research। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हम उसको डॉक्यूमेंट कैसे करें। आप जब कोई स्टडी पढ़ते हैं तो उस स्टडी में जो उसका लिटरेचर रिव्यू का पोर्शन होता है उसको आप अपने लिटरेचर रिव्यू के पोर्शन भी उसी तरीके से करते हैं। यानी आप उसमें क्या होता है कि आप दूसरों की स्टडी पे अपनी स्टडी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आपके जो रिसर्च प्रोजेक्ट के वेरियस स्टेप्स हैं आप उनके बारे में साथ साथ डिसीजन ले रहे होते हैं। तो आप जितना लिटरेचर रिव्यू करते जाते हैं उतने ही आपको क्लियर होता जाता है कि आपके टॉपिक की जो थीम्स हैं, जो आइडिया है, वो किस तरीके से प्रैक्टिकल रिसर्च में कन्वर्ट हुआ है। पुराने लोगों की फाइंडिंग्स क्या थी, पुराने लिटरेचर में फ्रेमवर्क्स कौन से यूज हुए, रिसर्च टेक्निक्स कौन सी यूज हुई, डाटा कलेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज हुए, तो ये सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट के फाउंडेशंस बनेंगे। so, why we need to document that, because कि हम जब उसको डॉक्यूमेंट करते हैं तो हम अपने रीडर्स को कन्विंस करते हैं कि मैं जो रिसर्चर जिसने काम किया है, आई हैव अ नॉलेज अबाउट माई प्रॉब्लम एरिया, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ लिटरेचर। हम उसको एक अपने लिटरेचर रिव्यू के जरिए कन्विंस करते हैं कि आई हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस लिटरेचर, और मैं इस नॉलेज इस टॉपिक के बारे में आई एम क्वाइट नॉलेजेबल, और मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया इसको आगे लेके जाने से पहले। तो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम उसको एक राइटअप की शक्ल में सामने लेके आए।
whenever you are writing the literature review in your research report or research paper, हमारा काम उसको सिंथेसाइज करना होता है, ना कि समराइज करना। यानी ये नहीं होता कि हम स्टडीज उठाएं और हम लिखते जाएं कि author A has said this, according to author B this, according to author C. No, it's not like that. उस लिटरेचर रिव्यू का काफी पोर्शन आपके अपना अपना स्टांस भी उसमें शामिल होता है। जैसे कि आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑथर ए, motivation of employees has played an important role in in their satisfaction, because greater is the motivation, greater is the satisfaction. Of course, ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। तो साथ आप लिखेंगे कि this this is this study was actually done on those employees who are highly educated. But what about those employees who have lower level of education and who do not understand the concept of intrinsic motivation? They are actually more concerned about the pay and the extrinsic aspect of motivation. तो अब आपने कहा कि जी वो स्टडी जिसने ये वाली बात लिखी है उसने फोकस किया था इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे, लेकिन उसने ये फोकस नहीं किया कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में कैसे होगा। सो आप एक सिंथेसाइज कर रही हैं उस लिटरेचर रिव्यू से अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हाईलाइट करने के, जी मेरी रिसर्च की जस्टिफिकेशन क्या है। सो फिर ये होता है कि आप हो सकता है कि प्रीवियस एक स्टडी के बजाय 3 या 4 स्टडीज में से जो इन्फ्रेंस या कंक्लूजन ड्रॉ करें उसको आप राइट अप करें, तो वो भी एक तरीका होता है सिंथेसाइज करने का। तो आप बेसिकली एक अपना एसे लिख रहे हैं, अपने वर्ड्स में एसे लिख रहे हैं, अपनी बात उसमें बयान कर रहे हैं और दूसरों के लिटरेचर को साइट कर रहे हैं। तो ये हम आगे जाके जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आप साइटेशन का कतई मतलब नहीं होता कि आप दूसरों को एज इट इज कोट कर दें। उसका मतलब ये होता है कि बात आप अपनी बयान कर रहे हैं और उसको ऑथेंटिसाइज करने के लिए, ऑथेंटिसिटी है इस बात की, आप साथ साथ रेफरेंसेस देते जा रहे हैं। तो फिर आप जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको उनमें से डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं और उन एलिमेंट्स को कंबाइन करके आप एक अपना कंक्लूजन अपने लिटरेचर रिव्यू में ड्रॉ कर देते हैं। सो लेट्स लर्न दिस बाय एन एग्जांपल। अच्छा, अब इसको मैं पहले रीड आउट करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि जी ये इस लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या सेक्शंस हैं और किस तरह बात की। सो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के बारे में ये एक पैराग्राफ है दैट ऑर्गेनाइजेशन थेरिस्ट have defined organizational effectiveness, और कीवर्ड उसका बना दिया ताकि फर्दर दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस बार बार ना लिखना पड़े। in various ways, OE has been described in terms of objectives, goals, efficiency, resource acquisition, employee satisfaction, interdependence and organizational vitality. So एक सेंटेंस चल रहा है जिसमें उसके डिफरेंट डेफिनेशंस या डिफरेंट सिनोनिम्स हैं। अब आपको समझ आ गई कि जब ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे रिसर्च करनी है तो ये की टर्म्स जो हैं ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, एफिशिएंसी, रिसोर्स एक्विजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड है और ये ऑथर्स हैं जिन्होंने ये बात उनको इससे रिलेट किया। ये तो इंट्रो हो गया। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है उनमें। एस कोल्टर 2002, अब ये भी एक चूंकि राइटअप का तरीका हमने ये भी साथ सीखना है कि जब आपके सेंटेंस में आपका जो ऑथर है वो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में आए तो वो फिर ऑथर जो है वो ब्रैकेट से बाहर आता है। दिस इज एपीएस स्टाइल, ये एपीएस स्टाइल की फॉर्मेटिंग हुई हुई है इसमें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टाइल के जिसे हम इन टेक्स्ट साइटेशंस जो हैं वो राइट अप करते हैं और फॉर्मेटिंग करते हैं और बड़ा उसका एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जिसमें उसने सारी डिटेल बताई हुई है। सो एज कोल्टर रिमार्क्ड, देयर इज लिटिल कंसेंसस ऑन हाउ टू conceptualize, measure और एक्सप्लेन OE। सो आपने लिटरेचर में से एक प्रॉब्लम निकाला कि बहुत सारे थ्योरीज ने उसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया हुआ है एंड देयर इज नो consensus on how to conceptualize, measure or explain OE.
This should, however, not come as a surprise to us since OE models are essentially value-based classification of the construct, and the potential number of models that can be generated by researcher is virtually limitless. Researchers are now, अब researchers आजकल क्या trend है, moving away from a single model and are taking contingency approach to conceptualizing OE. आजकल जो रिसर्चर्स हैं वो एक मॉडल पे एम्फसाइज नहीं करते, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव यानी कि जो सिचुएशन जिस तरह डिमांड करती है वो उस तरीके से मॉडल जो है वो अडॉप्ट करते हैं. हाउएवर फिर आपने इसमें क्या किया कि अपना प्रॉब्लम को हाईलाइट दोबारा से किया. They are still limiting themselves to examining the impact of the dominant constituencies served and the organizational life cycle on OE instead of taking a broader, more dynamic approach. So, maybe इस पेपर में जो रिसर्चर है वो एक elaborated research framework propose करना चाहता हो इन प्रीवियस सारे पर्सपेक्टिव्स को या उसके डायमेंशंस को मिला के, तो उसने अपना एक थीसिस बिल्डअप किया है कि प्रीवियस रिसर्च लिटरेचर में ये इशू था जिसको मैं अपने इस रिसर्च के जरिए ओवरकम या फिलअप, इस गैप को फिलअप करना चाह रहा हूँ. आपके सामने एक आर्टिकल है, आपने उस आर्टिकल को गो थ्रू करना है, ठीक है. तो आपको उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या देखने चाहिए. एक तो आपने देखना है कि आर्टिकल प्रेजेंट कैसे किया गया है. मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स उनका एक खास फॉर्मेट होता है, जिस तरह सबसे पहले उनमें कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द होता है आपके कंस्ट्रक्ट्स पार्ट ऑफ योर लिटरेचर भी. उससे पहले वैसे इंट्रोडक्शन भी एक पोर्शन होता है जो जिसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट और रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो मेंशन होते हैं और बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम होता है. तो उससे पहले एक इंट्रो होता है. उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका कॉन्सेप्चुलाइजेशन लिटरेचर रिव्यू होता है जिसमें वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है. फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस जो इस लिटरेचर रिव्यू में से आते हैं. उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन जैसे मेथडोलॉजी भी कहते हैं, जिसके अंदर आपका टाइप ऑफ रिसर्च, टाइम ऑफ रिसर्च, मोड ऑफ डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग मेथड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. देन यू हैव एनालिसिस एंड रिजल्ट्स एंड डिस्कशन एंड समरी. So reading and interpreting the material which you obtain will ensure that you develop a deeper and understanding of your subject area. आपको समझ आ जाए कि रिसर्च पेपर के ये पार्ट्स हैं और उनमें ये बात लिखी हुई है जो आपने पढ़ के अपने टॉपिक को समझना है, तो आपके लिए इजी हो जाता है उस रिसर्च पेपर से गो थ्रू होना. और इंट्रो से पहले एब्स्ट्रैक्ट आता है रिसर्च पेपर का. ओके, क्रिटिकल वैल्यूएशन ऑफ एन आर्टिकल हो गया. सो व्हेन यू आर स्कैनिंग अ रिसर्च पेपर, आपके सामने एक रिसर्च पेपर है, तो आप उसमें देखें कि उसने कौन से मेजर प्रॉब्लम या इश्यूज जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया, उनको फोकस करके. क्या उसने क्लियरली मेजर कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट को डिफाइन किया है? आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं. तो उसने किस तरीके से डिफाइन किया, आप भी उस तरीके से डिफाइन करें. इज देयर अ क्लियर रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस दैट कैन बी एंड इज टेस्टेड? What type of research design methodology is employed? Is it suitable and reliable? तो आप रिसर्च पेपर को स्कैन करते हुए उसके इन एस्पेक्ट्स को देखें. अगर तुझे ठीक तरीके से किया है और आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो यू कैन ऑलवेज फॉलो दैट रिसर्च पेपर्स वे ऑफ राइटिंग एंड स्टाइल एज वेल एज द लिटरेचर एंड द मेथडोलॉजी दैट इट हैज अडॉप्टेड. जब भी आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं, व्हेन यू आर राइटिंग अप अ लिटरेचर रिव्यू, तो रेफरेंसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आप उसको रेफर करें. तो any argument that you make within your literature review or literature research report should be justified by referencing previous research. अच्छा, अब ये जो रेफरेंसिंग होती है इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं. ये तो हमें समझ आ गई कि हमने जब भी अपना लिटरेचर रिव्यू राइट अप करना है उसको हमने रेफर करना है, जो प्रीवियस काम हुआ हुआ है उसको हमने किसी तरीके से रेफर करना है. उसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. और उसके बहुत सारे मैनुअल्स भी अवेलेबल होते हैं जिनको आप सर्च करके उन मैनुअल से ये गाइडेंस ले सकते हैं.
किसी भी रेफरेंसिंग पार्ट में एक तो होती है उसकी साइटेशन या इन टेक्स्ट साइटेशन, जो टेक्स्ट के दरमियान में लिखी जाती है, जैसे ये ऊपर पैराग्राफ में आपको नजर आई कि ऑथर का नाम, ये एट ऑल क्या होता है, ये भी एक मिस्ट्री है जो हम अनकरीब सॉल्व कर लेंगे। फिर ईयर, फिर पेज नंबर, ठीक है, और पेज नंबर क्यों कभी पेज नंबर लिखा होता है कभी पेज नंबर नहीं लिखा होता, ये भी हमें समझना ज़रूरी है। एंड सेकंड इज द रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। देयर इज अ सटल डिफरेंस। ज़्यादातर रिसर्च आर्टिकल्स में रेफरेंसेस यूज होते हैं और थीसिस में बिब्लियोग्राफी भी होता है, विच इज़ एक्चुअली अ सुपर सेट ऑफ रेफरेंसेस। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एंड पे आता है, एक लिस्ट आती है, इन्हीं साइटेशन में से एक रेफरेंसेस की लिस्ट बनती है जो हम अपने एंड ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट वो सारे रेफरेंसेस जो है वहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। वो डिटेल्ड होते हैं, उसके अंदर ऑथर का नेम, ईयर, रिसर्च टाइटल, जर्नल या बुक का टाइटल, वो सब होता है। अच्छा, ये आप हमने जो ये देखा था, तो आप ये देखें, ये इन टेक्स्ट रेफरेंसेस हैं सारे के सारे, ठीक है। और समटाइम्स ये जो रेफरेंसेस एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इन टेक्स्ट रेफरेंस उसका तरीकाकार ये एपीए स्टाइल है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि एक रेफरेंस, उसके बाद ये सेकंड रेफरेंस, बीच में ये सेमीकोलन, ठीक है। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि आजकल ये सारे रेफरेंसेस जो है ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो हैंडल करते हैं। सो वी इवन इफ वी आर बिट ऑफ अवेयर ऑफ हाउ टू राइट फ्यू रेफरेंस, हमें सारे के सारे स्टाइल्स जो हैं वो याद नहीं रखने पड़ते। Now coming to the last part of this literature review section of our research methods, and it is a long topic because it's one of the most important aspect of a research, जिसके ऊपर आपके फ्यूचर का जितने भी रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स हैं वो बेस कर रहे होते हैं। दैट इज द एथिकल इशू। हो सकता है कि आप पर्पसली मिस इंटरप्रेट करते दूसरों का काम, उनका व्यू पॉइंट, उनके आइडियाज, मॉडल्स, फाइंडिंग्स, उसको आप मिस रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जो कंक्लूजन इन्विटेशन है। एक तो ये हम गलती कर सकते हैं कि हमें सही तरह समझ ही ना आए कि दूसरे ने क्या काम किया। दूसरा ये कि हम दूसरों की ओरिजिनल आइडियाज या उसके ओरिजिनल वर्ड्स को, और वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आइडियाज, थॉट्स, वर्ड्स, फिगर्स, डायग्राम्स, रिजल्ट्स, ठीक है। वैसे उसमें आजकल पिक्चर्स, मूवीज, वीडियोस, ये चीज़ें भी आती हैं, और उसको रेफर किए बगैर ऐसे प्रेजेंट करें कि उनका काम हमारा काम लगे। दिस इज एक्चुअली प्लेजरिज्म, दी प्लेजरिज्म, which is highly criticized in academic circles. Researchers are penalized for that. They may lose their job, they may lose the status of their degrees. आपकी कोई भी रिसर्च जो है वो प्लेजराइज्ड हो तो वो पब्लिश नहीं होती, आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। तो ये जो प्लेजरिज्म है उसका मतलब ये होता है कि दूसरों के काम को साइड करना, इस तरीके से बगैर साइड किए इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो आपका काम लगे। So here we are at the end of our chapter. इसमें हमने क्या क्या सीखा कि तो डिस्कस द फंक्शन ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। हमने देखा कि लिटरेचर रिव्यू का क्या फंक्शन होता है, उसके मीनिंग क्या होते हैं, किस तरीके से हम लिटरेचर रिव्यू में जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी टॉपिक पे, उसमें जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ या डाटा या डिफरेंट एविडेंसेस होते हैं वो किस तरीके से पहले प्रेजेंट किए हैं, वो कैसे पहले लिखे हुए हैं, और ताकि हम उससे पढ़ के ये समझ सकें कि वो टॉपिक को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं, हम उसको रिसर्च को लेके आगे कैसे चल सकते हैं, मेथोडोलॉजी कौन सी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है, तो आरक्यू। फिर सेकेंडली हमने डिस्कस किया हाउ टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू के सोर्सेज भी हमने इसमें देखे,
सर्च कैसे करनी है इंटरनेट पे, क्या तरीक़ाकार है कि अपनी सर्च को रिफाइन करें, क्या तरीक़ाकार है कि अपनी रिसर्च को फ़िल्टर करें, क्या तरीक़ाकार है कि पता चले कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है, ये भी हमने इसमें देखा। फिर हमने इसमें ये देखा कि एथिकल इश्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो थोड़ा सा टॉपिक है एथिकल इश्यूज़ का, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इतना है कि उसको हाईलाइट बहुत किया जाता है विद द लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च, कि जी दूसरों के आइडियाज़ को अपना प्रेजेंट करके ऐसा शो करना कि वो मेरे आइडियाज़ हैं, उसको रेफर किए बगैर, दैट इज़ प्लेजरिज्म एंड इज़ हाईली अनएथिकल। सो थैंक यू, दिस इज़ एंड ऑफ आवर लिटरेचर रिव्यू चैप्टर। इसमें ये चीज़ भी हमने डिस्कस अभी करनी है कि साइटेशंस कैसे करनी है और किस तरीके से हम रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए रेफरेंसेस कर सकते हैं। तो hope when you will listen to this recording and you read the related notes, you will be able to get a good grasp, क्योंकि मैंने इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी दिखाने की कोशिश की है कि लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाता है। वी विल आल्सो डिस्कस एक सैम्पल पेपर को लेके उसके राइट अप स्टाइल को और उसके फॉर्मेटिंग और साइटेशन के स्टाइल को भी हम डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।